यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, रक्त समूह क्या क्या होते हैं, पूरा इन डिटेल में समझेंगे कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा का काम क्या होता है। जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनेंगे वो सिंगल क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आपने चीजों को एक बार ध्यानपूर्वक देख लिया। ये टॉपिक पिछली क्लास में शुरू किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के जिन 3 भाग मैंने आप लोगों को बताए थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो हार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो उसे जाकर के आप देखिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत सारी नई चीजें और सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसमें ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? एक लिक्विड है, एक द्रव है। तो ब्लड कैसा ऊतक है तो आपको बताना होगा। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड के अध्ययन को, अगर हम ब्लड के अध्ययन करेंगे तो उसको हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। सर हमें ये ब्लड बता दिया, अब सर ब्लड में होता क्या है ये चीजें समझ लो। ब्लड का काम क्या होता है? मेन काम होता है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना। क्या? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। जैसे ग्लूकोज है, मिनरल्स हैं, वाटर है, यूरिन है, इन सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा ब्लड। राइट, ये चीजें समझ में आपको आ गया होगा। सिंपल सीधा क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ, समझिएगा। मैंने बताया, यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट कि ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं। ध्यान सुन देखिएगा, ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं हम हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। तरल संयोजी ऊतक होता है, इंग्लिश में बोल देता हूं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इंग्लिश में समझते जाइएगा। देखिए ब्लड कैसा ऊतक है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी लिख दिया। और इसका जो निर्माण होता है वो मेजोडर्मल ऑर्गन से होता है। किससे? मेजोडर्मल। तो आपसे पूछ लेगा कि मेजोडर्मल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका ब्लड और दूसरा होता है हार्ट। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। अब जो हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जितना भी ब्लड है वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेट हमारे टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल में 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर ये ब्लड पाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सर ब्लड में क्या होता है? ब्लड में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है? यहाँ पर एक ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। उसी की वजह से क्या होता है? हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल कलर का होता है। सर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखिए ये कोई आपकी हड्डी है, इस हड्डी में इस तरीके से जो एक स्पेस बच जाता है, इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं इसको? बोन मैरो बोलते हैं। क्या? बोन मैरो में निर्माण होता है आपके ब्लड का। समझ में आया कि बोन मैरो में ब्लड का निर्माण हो गया। इंग्लिश में लिख देता हूं, यहाँ पर कहाँ है? ये रहा बोन मैरो। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिएगा बोन मैरो। तो आपसे पूछेगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। सर निर्माण हो गया तो कहीं ना कहीं इसका डिस्ट्रॉय भी होगा, खत्म भी होगा। तो ये स्प्लीन या प्लीहा बोले तो स्प्लीन, या बोले तो प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन वाले पार्ट में ये क्या होता है? डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो आरबीसी या ब्लड का जो कब्रिस्तान बोलते हैं, आरबीसी मेनली आरबीसी होता है यहाँ पर। आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान भी हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं किसको? स्प्लीन या प्लीहा को बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये चीज समझ में आया होगा आपको कि ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है, लेकिन अस्थि मज्जा में कहां पर होता है? अस्थि मज्जा कहां होती है? हड्डी के अंदर होती है। राइट, हड्डी के अंदर होती है। लेकिन जब बच्चा होता है तो बच्चे में तो हड्डियां डेवलप ही नहीं होती, तो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? तो उस स्टेज में जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो होगा लीवर के अंदर। किसके अंदर होता है? बच्चों में जो ब्लड का निर्माण होता है, जो चाइल्ड होते हैं, जो एम्ब्रियो की स्टेज की बात कर रहा हूं, जो भ्रूणीय अवस्था की बात कर रहा हूं, ये बच्चे में फिर भी हड्डी आ गई। अब भ्रूणीय अवस्था यहां पर ठीक रहेगा। क्या? भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है भाई? लीवर में इसका ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया। आपको ये भी पता होगा लीवर हमारे शरीर के हैवीएस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके बारे में समझ गया होगा आप लोग। और इससे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक 2 पिगमेंट निकलते हैं यहाँ से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन के कारण क्या होता है? जो पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? बिलीरुबिन की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो पीलिया हो जाता है। पीलिया हमारे
नाखूनों में, जो आंखों के नीचे इस तरीके से जम जाता है तो हम कहते हैं बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो पीलिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो। ये सिंपल पूछता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.8 ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। और जो ब्लड का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो हीमोसाइटोमीटर की मदद से हम ब्लड का क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड कैसा रहता है, लाल कलर का होता है, जिसमें हीम क्या है, हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का, क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ नाम की क्या प्रोटीन पाई जाती है। तो ब्लड जो आपसे पूछेगा कि कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है तो सफेद बता दीजिएगा। या ऑक्टोपस की बात करें तो ब्लू रंग का, नीले कलर का ऑक्टोपस का ब्लड होता है। और कल मैंने बताया भी था कि आप याद करिए, आपको याद हो तो मैंने बताया कॉकरोच का हार्ट कितने कक्षी होता है, उसमें कितने कक्षक होते हैं, कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है, ये आपको बताना है। तो अगर आपको पढ़ा है तो बताइएगा कि कॉकरोच के हार्ट के कितने पार्ट होते हैं या कितने पार्टों में विभाजित किया जाता है। ये मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितने कक्षी हार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन की बात करें। हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर मेल कैंडिडेट के अंदर होती है 14 से लेकर के 17 ग्राम 100 ml। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, 14 से लेकर 17 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होगा वो कितने में होगा, 100 ml ब्लड के अंदर होगा। ठीक है, ये समझ। फीमेल के अंदर ये 10 से 13 ग्राम होता है। अब ब्लड के जो कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक शुरू होता है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन बताए ये सभी आए हुए हैं, इसी तरीके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चाहे आप राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, या फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हो, या एसएससी की कर रहे हो, या रेलवे की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ से सीधा हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, घटक क्या क्या होते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सर ब्लड के क्या क्या घटक होते हैं, ब्लड में एक तो जो कठोर पदार्थ होता है, यहाँ लिख लो, पदार्थ लिख लो। जो कठोर पदार्थ वाला जो भाग होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं। इस कठोर पदार्थ होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है इसमें। ठीक है, तो कठोर वाले पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, जो कि जो ब्लड का कितना होता है, 45%। और जो हमारा तरल पदार्थ होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ये 55% होता है। सिंपल यही पूछा गया है बहुत बार कि प्लाज्मा में ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो आपको बताना है। तो ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%। आपको बताना है कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का कितना परसेंटेज होता है ब्लड में, तो आपको बताना है 45% होता है। सिंपल इजी क्वेश्चन है, ये सीधा का सीधा पूछे जाते हैं। स्प्लीन की बात की थी मैंने। ये स्प्लीन जो हमारा जो अमाशय है, ठीक है, अमाशय के पीछे की ओर स्टोमक के पीछे पाई जाती है स्प्लीन। एक थैलीनुमा संरचना होती है। स्प्लीन क्या, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें ब्लड स्टोर होता है। क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है। ये हल्का पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, हल्का पीले रंग का होता है। और पीला कलर किसके कारण होता है, बिलीरूबिन के बढ़ने के कारण इसका कलर पीला होता है। अब सर प्लाज्मा में होता क्या क्या है, ये बता दीजिए। प्लाज्मा के बारे में इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। प्लाज्मा में 90% होता है वाटर। क्या, 90% वाटर होता है। 9% इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और कुछ इसमें मिनरल्स, ग्लूकोज, सॉल्ट होता है, जो कि 1% में आते हैं। तो 90% आपको बताना है वाटर होता है, 9% में प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स, वाटर, इनकी बात करें तो ये 1% अप्रोक्सीमेट इसमें आ जाता है। ये आपको पता चल गया होगा। और सर प्लाज्मा का काम क्या होता है, प्लाज्मा का काम क्या, मैंने ब्लड का काम बता दिया। जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सबको क्या करते हैं, परिवहन का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सर प्लाज्मा का काम क्या होता है, प्लाज्मा का काम होता है हमारी जो बॉडी है इसमें जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। हमारी बॉडी के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो बताना है आपको, प्लाज्मा ही करता है। और हमारे जो ब्लड में जो थक्का जमता है, हमारे जो खून, जैसे खून यहाँ से कट गया, जो थक्का लगता है, तो उसमें एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो थक्का जमाने में भी हमारा जो प्लाज्मा क्या करता है, हेल्प करता है। ये मैंने आपको सभी चीजें बता दी। ये पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करता है, टेम्परेचर, और एक काम और है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो मेनली मुख्य रूप से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा प्लाज्मा। इज दैट क्लियर, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं यहाँ तक सभी चीजें। अब आगे की चीजों को भी देखते जाइए, इसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए।
पार्ट की बात करते हैं, सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम जानेंगे इन डिटेल में, समझिएगा। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स आरबीसी को बोला जाता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, लेकिन कभी कभी आपको ये भी मिल सकता है मेलफिंगी और स्क्वाडम। अगर आपको ल्यूवेनहॉक जी नहीं मिलते हैं तो आप ये टिक कर सकते हैं, ल्यूवेनहॉक जी के द्वारा हमारी जो बैक्टीरिया, इसकी जीवाणु है उसकी खोज की गई थी। ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही जो स्पर्म है उसकी खोज की गई थी, और बहुत सारी चीजें हैं, इनके बारे में आगे बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा आपको बोन मैरू बताना होगा। आरबीसी का निर्माण बोन मैरू में होता है। और सबसे जो प्राणी जगत है इसमें सबसे बड़ी आरबीसी किस जीव में होती है? तो जो हाथी होता है, हाथी में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। कस्तूरी हिरण में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी आरबीसी आपको बताना है हाथी में पाई जाती है। सबसे छोटी आरबीसी किस में पाई जाती है? कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। और जो आरबीसी होते हैं इनमें मोस्टली क्या होता है कि केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन आपको यह अब बात जरूर याद रखना है कि लामा और ऊंट के आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऊंट और लामा में क्या पाया जाता है भाई? केंद्रक पाया जाता है जिनकी आरबीसी के अंदर, बाकी में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी संख्या की बात करें तो ये लगभग 4.5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन पुरुषों के अंदर होती है, 4.5 से लेकर के 4 से लेकर 4.5 मिलियन 100 ml ये महिलाओं में इसकी संख्या होती है। ये आपको ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। 4.5 से 5.5 आपकी मेल में हो गई, और 4 से लेकर 4.5 ये फीमेल के अंदर होती है। इस आरबीसी का जो जीवन काल होता है टोटल 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है, एक बार आरबीसी बनी तो 120 दिन तक जिंदा रहेंगी ये, क्योंकि जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं धीरे धीरे बनता जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से वो ये होता है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि कमजोरी आ जाएगी, ये कुछ नहीं आएगी। तो भाई आरबीसी ब्लड डोनेट किया करें तो कर दिया करो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई, समझो। आगे बात करें, जीवन काल 120 दिन वो बता दिया मैंने आपको। और इसका जो निर्माण तो हो गया स्प्लीन में। अब ये नष्ट कहाँ होती है? नष्ट होती है स्प्लीन वाले पार्ट में, प्लिया कहाँ होता है? जो अमाशय है, अमाशय के पीछे थैलीनुमा संरचना होती है जो लगभग 240 ml ब्लड को स्टोर करके रखती है। कितना? 240 ml ब्लड को स्टोर करके रखती है। इसी वजह से स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी तो आपको स्प्लीन या प्लीहा ही बता देना है। इसका जो शेप है, साइज है इसका कैसा होता है? जो आरबीसी का गोलाकार होता है, लाइक अ टैबलेट, एक गोली के समान इसका क्या होता है? गोलाकार, इस तरीके से इसका क्या होता है? आकार होता है आरबीसी का एक गोली के समान, ऐसा समझो, गोली के समान इसका क्या होता है? आकार होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के 4 अणुओं पर लगे होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, देखिएगा एक इधर। इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं को एक साथ लेके चलता है, या एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़े हुए होते हैं। ये आपको समझना जरूरी है। पूछ लेगा कि एक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं, तो आपको बताना है 4 अणु जुड़े होते हैं। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। जब ये ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से, ये क्या है? ये ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? एनर्जी बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। इसके साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट समझिएगा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है भाई? मुख्य रूप से जो मेन उत्पाद हमें जरूरत होती है वो होती है एटीपी की, क्योंकि इसी से हमारा पूरा काम चलने वाला है, हमारी बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, एटीपी की जरूरत होगी। लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जल निकला है, ये आगे जाके क्या बना देते हैं? H2CO3, या बोले तो कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर देते हैं। क्या बना देते हैं? कार्बोनिक एसिड। इसको कोल्ड ड्रिंक के नाम से भी जानते हैं। तो पूछ सकता है केमिस्ट्री के रूप में कि कार्बोनिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला H2CO3, ये आपका बनके तैयार हो जाता है। यहाँ तक आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो क्या रोग हो जाएगा? जैसे एनीमिया बोलते हैं, जैसे दौड़ा आता है, गांव में देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों को दौड़ा आता है, तो इनमें ऐसा ही होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं, इसमें जो आरबीसीज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। जो आरबीसीज की मात्रा बढ़ जाती है, जब कमी होती है तो एनीमिया बोल दिया। और क्या होता है, जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो जो हमारी आरबीसीज है उनका आकार कुछ दराज शेप में हो जाता है, दराज शेप में हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में फसल को काटते हैं, गेहूं वगैरह, तो एक दरात आती है, तो दरात के टाइप में इसका शेप बन जाता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, राइट। ये समझ आ गया होगा आपको। आरबीसी का काम ये बता ही दिया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये बाकी चीजें समझ में आपको पूरा आ गया। और जब आप हाइट में जाते हैं तो आपको पता है आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो आपकी शरीर बॉडी आरबीसी बहुत ज्यादा बन जाती है, बहुत ज्यादा बन जाती है, तो फिर क्या होता है भाई, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में आप पूरे के पूरे लाल पड़ जाते हैं और फाइनली आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी के अंदर नहीं होती है। तो उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा। और इन सब ये जो मैं लिखा रहा हूँ इसका एक तरीके से आपको फोटो खींच के चाहिए तो मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आरजेडी क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जुड़ जाइए। और किसी का कोई भी सवाल हो, किसी भी भाई बंधु कोई भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर भी आरजेडी क्लासेस अगर आप डालोगे तो वहां पर मैसेज करेंगे तो मैं आपके हर संभव क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा। तो वहां पर भी आप पूछे, अगर आपको अच्छा लगे तो देखते रहिएगा भाई। अब आगे बात करते हैं, हम डब्ल्यूबीसी के बारे में समझिएगा भाई, ठीक है। डब्ल्यूबीसी बोले तो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है बॉडी में, इनकी संख्या कितनी होती है, जीवन काल क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे गए हैं। मैं रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देके गया था, वहां पर भी किस तरीके क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और किस तरह ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी मैं बताता हुआ चलूंगा। देखिए भाई, तो ये फुल फॉर्म वगैरह तो बहुत कम पूछता है, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह या कार्पसल्स वगैरह बहुत कम पूछता है, ल्यूकोसाइट जरूर बोलेगा। तो आज डब्ल्यूबीसी को जो दूसरे नाम से जानते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, पहले ओरली समझ लो। जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है हमारे शरीर की जो इम्यून पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में मेन काम होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। हम जो भी खाते हैं, जो भी इनहेल करते हैं, कुछ भी बाहर से चीजें, तो इतना तो नहीं कि भाई हर चीज आप बच सकते हो कि बिल्कुल स्वच्छ ही खाना खाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। हर तरीके वातावरण में भी जाओगे, हर तरीके गैसेस के संपर्क कांटेक्ट में भी जाओगे, संपर्क में जाओगे, तो बहुत सारी जो जर्म्स हमारे जो कीटाणु वगैरह शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो वो तुरंत ऐसा थोड़ी ना होता है कि वैसे ही गए घर से बाहर निकले बीमार पड़े। क्यों नहीं पड़ते हैं? उसके लिए हमारे शरीर में एक बॉडीगार्ड बैठा हुआ है। क्या हमारे शरीर के अंदर बॉडीगार्ड बैठा हुआ है, जैसे बॉडीगार्ड को ही बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। हमारे ब्लड के अंदर बॉडीगार्ड है जो कि हमारी रोगों से रक्षा करता है। ये जब वृद्ध अवस्था आती है तो व्यक्ति के अंदर जो डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, तो वो बीमार बार बार पड़ जाते हैं। नई उम्र में क्या होता है कि ये अच्छी खासी होती है तो लोग बीमार नहीं पड़ते, इम्यून पावर इतनी हाई होती है कि उनका कोई असर ही नहीं पड़ता। कच्चे खा जाते लोग, है ना, बहुत सारी चीजों को ना, जानवरों को खा जाते लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनकी इम्यून पावर ज्यादा है, बांस से भूसे कैसे खाने को खा जाते हैं। तो उसके पीछे कारण है कि उनकी जो डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा डेवलप है और अच्छी किस्म की है, हाँ, अच्छी किस्म की वैरायटी के हैं। अब समझ लो इसके बारे में, ये समझ गए डब्ल्यूबीसी। मैंने क्या, इनको गार्ड सेल भी बोलते हैं, इनको फाइटर सेल के नाम से भी जानते हैं, इन्हें फेगो से। इनके अंदर एक क्या होती है, खासियत होती है, वो पूछी जाती है, ध्यान सुनो। जो डब्ल्यूबीसी जो होती है, इनके अंदर एक खासियत क्या होती है, जैसे यहाँ पर कोई रोगाणु है, ये इस तरह इनका आकार अनिश्चित होता है, अनियमित आकार का होता है। जैसे ये कोई डब्ल्यूबीसी पड़ी, यहाँ पर ये डब्ल्यूबीसी पड़ी है, समझो ये डब्ल्यूबीसी आपकी। अब डब्ल्यूबीसी को यहाँ पर मिला कि ये कोई ये दुश्मन है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इसको एक इस तरीके से धीरे धीरे फैलना शुरू होगी, फिर एक टाइम पे इसको अंदर ले लेगी तो इसको खत्म कर देते हैं। डब्ल्यूबीसी में फेगोसाइटिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटो, ठीक है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसको फेगोसाइटिक सेल भी बोलते हैं, फाइटर सेल भी बोलते हैं, सोल्जर सेल के नाम से भी हम डब्ल्यूबीसी को नाम से जानते हैं। और यही क्वेश्चन उसमें एनटीपी से पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सेल है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हम रोगाणु से लड़ने के लिए अपने आकार को बदल लेती है। तो राइट आंसर था डब्ल्यूबीसी, उसका राइट आंसर था कि अपने आकार को बदल लेती है, डब्ल्यूबीसी ही अपने आकार को बदल लेती है और जो रोगाणु है उसको अपने जाल में
में फंसा लेती है। और जो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर 8 से 10,000 होती है। इसकी जो जीवन काल है, टाइम इसलिए जो इसका लाइफ सर्कल है वो रहता है 2 से 4 दिन। समझिएगा, 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? ब्लड में होता है, और ब्लड में ही ये रीजनरेट होती है, और ब्लड के अंदर ही ये मर जाती हैं। यहाँ तक ये आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को कम से कम समय में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं तो समझते हो जाएगी। ठीक है भाई, निश्चित आकार बता दिया मैंने। और सबसे बड़ी, हाँ ये चीज और बताना मुझे, अभी जब मैंने आरबीसी पढ़ाई थी, आरबीसी संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? आरबीसी की संख्या बताई थी मैंने 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन होती है। कितनी? 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन। यहाँ पर संख्या देखोगे कितनी है, मैं बता रहा हूँ 8 से लेकर के 10,000 होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज ज्यादा होगी वो कैसे होगा भाई? बड़ी चीज होगी। समझने की कोशिश करना कि एक तो ये रूम है पूरा, इस रूम के अंदर इतने ये है मार्कर, कितने मार्करों को रख सकते हो सर? बहुत सारे मार्करों को रख सकते हैं। समझना थोड़ा सा, ये इस रूम के अंदर कितने मार्कर रखे जा सकते हो सर? बहुत रखे जा सकते हैं। अगर मैं इसमें कह दूं कि इसमें बेड बिछाने, तो कितने बेड बिछाओगे भाई? इनके कंपैरिजन में तो बहुत कम, 1-2 बेड बिछ जाएंगे बस। तो यही होता है कि इनका जो संख्या है, इनकी संख्या तो कितनी होती है? कम होती है। डब्ल्यूबीसी संख्या कम होती है, लेकिन आकार सबसे बड़ा होता है। तो पूछेगा कि जो कठोर पदार्थ होता है ब्लड में, तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से सबसे बड़ी कौन होती है? तो आपको बताना होगा डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है, और जो आरबीसी सबसे छोटी होती है। आरबीसी सबसे छोटी होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने बता दिया, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करती हैं। इनके जो केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इनमें क्या पाया, इनकी कोशिका है, इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक भी पाया जाता है। और बाकी के नाम मैंने बताए थे, अभी देखो समझो, फेगोसाइटिक सेल, इम्यून सेल या सोल्जर सेल, बॉडी गार्ड सेल, फाइटर सेल, इन सभी नामों से हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, फाइटर सेल, बॉडी गार्ड सेल, सोल्जर सेल, इन सभी के नाम से हम इसे जानते हैं। ये आपको विधिवत रूप से समझ में आ गया हो। और डब्ल्यूबीसी हम इसको 2 तरीके से और आगे हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में आपको पता है, मैंने बताया रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो थोड़ा सा इसका कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल क्या है? इसमें अंदर हम बांटेंगे तो 2 भागों में हम इसको बांट देते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट बोले तो कणिकामय, कणिकामय जो होती हैं जो कोशिकाएं, इनको 3 भागों में बांटते हैं। कि 3 भागों में बांटेंगे, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इशिनोफिल्स। कितने भागों में बांटते हैं? देखिएगा, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इशिनोफिल्स। कणिकामय कितनी होती हैं? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इशिनोफिल्स के रूप में बांट देते हैं। ये समझ आ गया। जो अग्रेनुलोसाइट है, इसको अकणिकामय बोल सकते हैं, मोनोसाइट या लिम्फोसाइट बोला जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सी होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती हैं, जो कि हम बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको नष्ट करने का न्यूट्रोफिल्स काम करते हैं। जो काम समझ लो, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको नष्ट करने का न्यूट्रोफिल्स काम करते हैं। जो आपकी वेसोफिल्स हैं, जो एलर्जी हो जाती है, उनको खत्म करने का काम करते हैं। वेसोफिल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इसी तरीके से ये इशिनोफिल्स भी इसी का काम करते हैं, एलर्जी को रोकने काम करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जो मोनोसाइट को सबसे बड़ी, डीपली ज्यादा पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने को, लेकिन आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बेसोफिल कहाँ होती है, न्यूट्रोफिल कहाँ होती है, इसिनोफिल कहाँ होती है, यही पूछा जाएगा, तो यही आपको पढ़ाना है। ठीक है, आपसे मोनोसाइट पूछ लेगा, मोनोसाइट कहाँ होती है, या लिम्फोसाइट, हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया लिम्फोसाइट कहाँ होती है। क्या बताओगे सिंपली, इनका काम क्या होता है? जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को, इनको मेमोरी सेल भी कहते हैं। क्या? मेमोरी सेल वही बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी सेल के नाम से। मेमोरी सेल से तात्पर्य क्या है? आप लोगों ने और हम सभी ने, हमने भी लगवाए टीका। पहले की बात छोड़िए, अभी आपने सभी ने कोविड का आपने टीका लगवाया होगा, कोरोना का वैक्सीन लगवाया। उसके पीछे कारण क्या होता है? जो देखो, हमारी बॉडी किसी चीज को किस तरीके से रिएक्ट करती है, समझ लीजिएगा। समझिएगा, आपकी बॉडी किसी भी चीज को किस तरीके से रिएक्ट करती है, समझ लो। ये आप किसका शरीर है भाई? चलो ऐसे बना देते हैं ना, देखो ये हो आप। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, ये अच्छा सा बना देता हूं ना, ये कहेंगे क्या बना दिया। देखो भाई, ये कोई आदमी है। ठीक है, ये कोई क्या है? आदमी है। अब ये पहले किसी को नहीं जानता तो कोई भी आएगा, एक शरीर की हमारी फितरत है, इसके अंदर जो भी जाता है सबका स्वागत सत्कार किया जाता है। सबका स्वागत सत्कार किया जाता है, चाहे वो इसके लिए नुकसानदायक हो चाहे हानिकारक हो, ये सबका स्वागत करता है। होता क्या है कि कुछ लोग, भाई स्वागत तो किसका, अच्छे लोगों का करते हैं, लेकिन आपको पता है कभी कभी भीड़ में लोग कैसे उग्रवादी आ जाते हैं, नहीं आते। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ उग्रवादी एंट्री कर जाते हैं, एंट्री करके शरीर के अंदर। तो ये क्या करें, शरीर के अंदर कोई ना कोई नुकसान करेंगे।
समझ रहा है इस चीज को। शरीर में उग्रवादी घुस जाएंगे तो ये शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। इनके लिए शरीर में बैठे रहते हैं, पर हमारे जो WBC है ये इनको खत्म करने का काम करते हैं। अब होता क्या है कि एक बार जो पहले ये आएंगे ये बाबू, तो ये इनका क्या होगा, ये खत्म कर दिए जाएंगे यहाँ पर। अब ये जो सेल है इनके पास एक पावर होती है कि ये जो उग्रवादी आए हैं, ऐसे उग्रवादी अगर भविष्य में कभी आए, क्या ऐसे उग्रवादी अगर कभी भविष्य में दोबारा से शरीर में आने की कोशिश करेंगे तो उनको पहले से नष्ट कर दिया जाएगा, क्या उनको पहले से नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वैक्सीन लगाते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज को इनके पास में भेज देते हैं, और जैसे ही दोबारा से जैसे कोरोना का कोई भी एंटीजन आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो ये तुरंत रिएक्ट करेगा और उसको नष्ट कर देगा। इसीलिए लगाते हैं हम वैक्सीन। वैक्सीन समझ में आ गया नहीं आएगा? वैक्सीन हम इसलिए लगवाते हैं क्योंकि आने वाले समय में जो भी रोगाणु है, जिस भी, जैसे हमने कोविड का वैक्सीन लगवाया है, तो आने वाले समय में जब भी कोरोना का एंटीजन आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक उसको पहचान करके स्वतः ही नष्ट कर देगा, जिससे कि आप बीमार नहीं पड़ पाओगे। इसी वजह से हम जितने वैक्सीन, जैसे पोलियो का वैक्सीन लगवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो वैक्सीन वगैरह लगते हैं, तो यही कारण होता है कि आने वाले समय में वो बीमार ना हो। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा। हाँ, और इसके ये समझ लो, ये आपको बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। मोनोसाइट लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी कमी की वजह से रोग क्या हो जाता है, एक ल्यूकेमिया हो जाता है। आपने एक नाम सुना है कैंसर, क्या कैंसर? कैंसर क्या होता है? कैंसर एक्चुअली होता क्या है, जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से क्या हो जाती हैं, सेल डिवीजन होने लग जाता है, जब विभाजन होने लग जाता है। मतलब होना चाहिए 1 का 2 बनना चाहिए, फिर 2 का 4 बनना चाहिए, लेकिन बन जाता कितना, 1 से 1000 बन गया, 1000 से 10,000 बन गया। इस तरीके से अगर सेल डिवीजन हो गया, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कैंसर। ठीक है, और कैंसर के अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी के नाम से कैंसर के अध्ययन को जाना जाता है। तो जब ज्यादा हो जाती हैं, इसी को कैंसर बोल देते हैं भाई, ब्लड कैंसर बोल देते हैं इनको। जब WBC संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या हो गई, ये कैंसर हो गई भाई, ल्यूकोमिया बोल देंगे इसको। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, इसमें WBC की कमी हो जाती है, समझ में आया होगा। जब WBC की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एड्स बहुत बड़ी भयंकर बीमारी, एड्स का नाम सुना होगा आपने। किसका? एड्स कब होता है? एड्स उसी केस में होता है जब बॉडी के अंदर कैसे कब होता है, समझिएगा। जब किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी होती है तो एड्स की बीमारी होने पर क्या क्या होता है, एड्स की बीमारी जैसे ही होती है तो WBC की संख्या कम हो जाती है। क्या? जब भी कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है तो WBC की संख्या कम हो जाती है। जब WBC की संख्या कम हो जाती है तो फिर क्या होगा भाई, व्यक्ति बीमार जल्दी पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों से बीमार हो जाए, कुछ भी खाएगा, बाहर का कुछ भी खाया, बीमार हो गया। जब एड्स हो जाता है, एड्स से कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो बहुत जल्द क्या होता है, बीमार होता रहता है। उसकी जो इम्यून पावर है वो बिल्कुल कम हो जाती है। अब इसी के बारे में, एड्स के बारे में समझ लीजिएगा। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स से होता है, तो एड्स के लिए एक वायरस जिम्मेदार है जिसे HIV वायरस बोलते हैं। क्या? HIV। ध्यान सुनिएगा कि एड्स किस वायरस से होता है, तो आपको बताना है HIV वायरस से क्या होता है, एड्स होता है। सर HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से जानते हैं, HIV फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर एड्स की फुल फॉर्म बताइए। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स को बोला जाता है। एड्स में WBC की संख्या कम हो जाती है, बार बार लोग बीमार होते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। और सर ये एड्स होता कैसे है, क्या किसी भी व्यक्ति में एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, जो सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर कोई जाएगा तो उसके जरिए फैल सकती है। दूसरा, कोई माँ है, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, अगर माँ को एड्स है तो बच्चे को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। या इन्फेक्टेड निडल, अगर पहले करते थे, आज के टाइम पे तो खैर ऐसे कोई डॉक्टर नहीं करता कि एक सुई से इसके भी लगा दिया इंजेक्शन, उसके भी लगा दिया। तो पहले जिसके लगाया, अगर वो इन्फेक्टेड है एड्स से, वही उसी इंजेक्शन से, उसी निडल से दूसरे व्यक्ति को लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाता है, ये मैंने लिख भी दिया है। और ब्लड अगर किसी को दे देते हैं भाई, अगर किसी का भी ब्लड क्या है, जरूरत है, इन्फेक्टेड है, अगर वो देगा सही व्यक्ति को तो वो क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। ये समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। इंपॉर्टेंट एक चीज और समझ लिए इसमें। अब क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है, ये एलिशा, इसको हिंदी में चलो समझ लो, ऐसे दे देता है वो आपको, एलिशा।
एलिसा परीक्षण। क्या देगा? एलिसा परीक्षण क्या होता है? क्या देगा आपको? एलिसा परीक्षण क्या होता है? तो एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण की, एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है समझ लीजिएगा, 2 बार बोल दूंगा, लिख नहीं रहा हूं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम और एक्वायर्ड, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। दोबारा समझो इसको, क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट असय होता है, ठीक है। ये दोबारा समझिएगा, एंजाइम लिंक्ड सोर्बेंट असय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम लिंक्ड सोर्बेंट असय ये होता है। ये आपको पूरा का पूरा इन डिटेल समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करेंगे हम हमारे जो प्लेटलेट्स के बारे में, इन डिटेल में समझेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आने वाली है। देखिएगा, अब बात करेंगे हम प्लेटलेट्स के बारे में, बात करते हैं भाई। को पढ़ा, डब्ल्यूबीसी को पढ़ा, अब हम प्लेटलेट्स के बारे में बोलेंगे। प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बिम्बाणु बोलते हैं। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। क्या? इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स की जो खोज की थी वो श्रेय दिया जाता है विलियम ऑस्लर को। प्लेटलेट्स की खोज किसने की? विलियम ऑस्लर जी के द्वारा खोज की गई थी। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया था पहले? 120 दिन आरबीसी का बताया था, 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का बताया। यहाँ पर कितना बता रहा हूँ? 8 से 10 दिन। ये याद करते हो जाएगा, कितना बता रहा हूँ? 8 से 10 दिन। अब मैंने बताया डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी? एडिशन एंड एंडल ने की थी। और जबकि मैंने बताया उसका आरबीसी खोज किसने की? तो मैंने बताया था आपको एंटोनी वॉन हॉक, ठीक है। ये आपको ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, बिल्कुल ठीक है। और जो प्लेटलेट्स है, इनका मेन काम होता है रक्त का थक्का जमाना। सर, रक्त का थक्का जमाने से मतलब क्या है? रक्त का थक्का जमाने से मतलब सिंपल है, आप कट जाते हो कहीं से तो फूट जाते हो, गिर जाते हो, कुछ भी हो जाता है, तो जो खून का बहना बाहर, आपके शरीर से जो खून बाहर निकलता है, उस खून के बहाव को बाहर निकालने से रोकने के लिए काम करता है हमारा बिम्बाणु। एक मिनट, मच्छर खा रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। हाँ देखो, समझो पहले, जब आप कट जाते हो, तो जब कट जाते हैं तो खून रोकने के लिए जो सहायक होते हैं वो होते हैं प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, या बोले तो खून का थक्का जमाने में जो सहायक होते हैं प्लेटलेट्स। अगर किसी के शरीर के अंदर प्लेटलेट्स नहीं है, ये डाउन हो गई, तो खून रुकेगा ही नहीं, शरीर में खून ही खून हो जाएगा और मुंह से खून निकलेगा। ऐसा ही हुआ, हमारे साथ में भी हुआ था। हमारे जो रियल अंकल जी मेरे, तो वो अक्टूबर में पिछले साल खत्म हो गए थे इस वजह से, क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो गई थी और शरीर में जो खून था उनके पूरे शरीर में फैल गया। उनको वॉमिटिंग भी किसकी हो रही थी? ब्लड की हो रही थी, खून ही खून हो गया था उनके शरीर में, क्योंकि इनकी प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। बहुत ही बुरी हालत हो जाती है जब ये कम हो जाती है। तो ये जब कम हो जाती हैं तो शरीर में कोई भी क्लॉट नहीं बनता। हमारे शरीर जो एक सिस्टमेटिकली जो ब्लड है उसका परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो नहीं हो पाता। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं जी पाएंगे। एक बीमारी का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक शाही बीमारी डिजीज बोलते हैं। उसमें को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें भी यही है कि ब्लड का क्लॉट नहीं जमता, वो मर जाते हैं लोग, ठीक है। तो समझिएगा, देखो मैंने बताया इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। विलियम ऑस्लर ने इसकी खोज की। जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है, केंद्र के उपस्थित होता है। इसका जो मेन काम होता है क्या होता है? थक्का जमाना। सर, थक्का कैसे कैसे जमता है? इसमें जो थक्का जमाने में, ये तो कैल्शियम भी सहायक होता है, विटामिन के होता है, इसमें हेल्प करता है। और इसके साथ जो ब्लड की जो प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन बोले तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये सभी प्रोटीन इसमें हेल्प करती हैं। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और इसमें एल्ब्यूमिन भी कभी कभी काम करता है, ठीक है। और आपकी जो स्किन है, इसमें कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ आया कि क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमाने काम होता है बिम्बाणु का, या प्लेटलेट्स का काम है रक्त को रोक देना, प्रवाह हो रहा है तो। अगर ये नहीं होगी ना, अगर आप कट गए तो फिर खून बहता ही रहेगा, मर जाओगे भाई, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। देखो बनता कैसे, मैंने हिंदी में लिख दिया आपको। ये प्रोथ्रोम्बिन होता है। एक्चुअली ये क्या होता है? एक तरीके से प्लाज्मा। ये क्या होता है? एक तरीके से बोले तो प्लाज्मा के साथ में जब विटामिन के काम करता है, जब आपका ये यहाँ देखो, यहाँ से टूट गया, यहाँ से ब्लड बह रहा है, जब ब्लड बह रहा है यहाँ से, समझिएगा, जब आपका यहाँ से कट लगा, आपके हाथ के अंदर यहाँ से कट लगा, तो ब्लड जैसे ही बाहर की ओर बहता है, तो यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन के रूप में होता है। किसके रूप? प्रोथ्रोम्बिन के रूप में। जब ये विटामिन के साथ
क्या, विटामिन के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ जब क्रिया करता है तो थ्रोम्बिन प्रोटीन बना लेता है। कौन सी प्रोटीन का निर्माण होता है, एक नई प्रोटीन बनती है। जब प्रोथ्रोम्बिन के साथ जब जुड़ जाता है क्या, विटामिन के, तो क्या बन जाती है, थ्रोम्बिन प्रोटीन बन के तैयार हो जाती है। जब थ्रोम्बिन प्रोटीन बन के तैयार हो जाती है तो प्लाज्मा के अंदर, ये मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो कि हमारे प्लाज्मा में ऑलरेडी थी, यहाँ पर थी कि नहीं। अब ये जो थ्रोम्बिन प्रोटीन बना है ये इसके साथ जुड़ जाता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिन प्रोटीन जब बनते हैं तो एक फाइब्रिन प्रोटीन बन जाती है, यहाँ पर एक जाल बन जाता है धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लोट। क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोट। थक्का कैसे जमता है वो एक बार दोबारा समझ लो। जैसे ही आपके यहाँ पर कट लगा हाथ में, खून का बाहर निकलना शुरू हुआ, तो ये है आपका पूरा का पूरा खून निकलना शुरू हुआ, तो एक प्रोथ्रोम्बिन, मतलब जो प्लाज्मा है इसमें ऑलरेडी उपस्थित होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन एक्चुअली इनएक्टिवेट कंडीशन होता है प्लाज्मा के अंदर। जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव या अक्रिय रूप में होता है। इसको सक्रिय करने के लिए क्या हेल्प करने के लिए आता है आपका विटामिन के। विटामिन के जब इसकी हेल्प करता है, क्या, विटामिन के जब यहाँ पर कट लगा, जैसे ही ध्यान सुनो दोबारा, कट लगेगा तो यहाँ प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन ऑलरेडी है इसके साथ में जुड़ जाता है हमारा विटामिन के जुड़ जाता है। विटामिन के जैसे जुड़ता है तो बना देते हैं वो थ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या बना देते हैं, एक नई प्रोटीन बना देते थ्रोम्बिन। और प्लाज्मा के अंदर मैंने अभी बताया था पहले कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिन नोजन प्रोटीन ये भी इनएक्टिवेट होती है, ये भी अक्रिय अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होती है, सभी अक्रिय अवस्था में होती है। ये भी अक्रिय है, ये भी अक्रिय। तो फाइब्रिनोजन और ये है आपकी थ्रोम्बिन प्रोटीन, ये जब दोनों मिलते हैं तो फाइब्रिन बन जाता है, फाइब्रिन प्रोटीन। इसी को बोलते हैं रक्त का थक्का। रक्त का थक्का बोलो, ठीक है, रक्त का थक्का बोल देते हैं, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा। और आपकी जो हमारी शरीर की नसों में जो खून बह रहा है, क्या, जो खून बह रहा है सर वो जमता क्यों नहीं है, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कारक जिम्मेदार होता है, उसे हिपेरिन बोलते हैं। क्या, एक हिपेरिन नाम का प्रोटीन है जो होता है, उसकी वजह से हमारी जो बॉडी के अंदर जो नसों में जो खून बह रहा है वो जमता क्यों नहीं है। अब सर्दी, अब कहीं भी बैठ जाओ, आपको सर्दी लगे, चाहे गर्मी लगे, चाहे कैसे भी मौसम पहुंच जाओ, लेकिन आपका खून जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता, क्योंकि हिपेरिन प्रोटीन होता है। अगर हिपेरिन नहीं हुआ ना आपकी बॉडी के अंदर तो खून आगे बढ़ेगा ही नहीं। हार्ट पंप कैसे करेगा, खून आगे बढ़ेगा नहीं तो। हिपेरिन, याद रखिएगा कि नसों में जो खून प्रवाह करता है, खून को जमने से रोकने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो आपको बताना होगा हिपेरिन प्रोटीन, राइट। और एक अगर ये नहीं हो तो हमें कृत्रिम रूप से अगर हमें हिपेरिन लेना हो तो हिरुडीन बोलते हैं। देखो ये मैंने लिख दिया, रक्त को हिपेरिन प्रोटीन ये रक्त को जमने नहीं देता है, और अगर ये नहीं हो, ये अगर बॉडी के अंदर कम हो गया तो हिरुडीन नाम से एक कृत्रिम जो आता है, हिपेरिन आता है, हम इसका यूज कर सकते हैं और हमारे रक्त के थका लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। इसकी कमी से थका नहीं लगता है, ये बता दिया मैंने आपको। ज़्यादा हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइट हो जाता है, इसमें नसों में क्या होता है, क्लॉट शुरू होना जाता है। जब ये ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है, क्या, जो WBC की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो नसें हैं उनमें क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। हिपेरिन तो रोकता है, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाएंगी तो उनके अंदर क्या क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, थका जमाने का काम करेगा। एक हीमोफीलिया जो साही डिजीज होती है, ये मैंने बता दिया, इसमें भी ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। डेंगू और मलेरिया, डेंगू और मलेरिया के बारे में समझो। डेंगू और मलेरिया के केस में भी यही होता है कि हमारी जो प्लेटलेट्स हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। कितनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की संख्या इसमें डाउन हो जाती है। जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो शरीर वीक होने लगता है, इसमें क्लॉट नहीं बनता है। धीरे धीरे आप बहुत ही बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं और कुछ भी अनहोनी हो जाती है। अब समझना ये जरूरी है, अनहोनी को छोड़िए। ये जो डेंगू है वो कौन से वायरस से होता है, तो आपको बताना है अरवो वायरस से होता है। किससे वायरस से होता है, डेंगू अरवो वायरस से होता है। मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम, ये क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ये जो प्लाज्मोडियम से होता है। मेन कारक क्या है, प्लाज्मोडियम। लेकिन ये वाहक कौन होता है, मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया से होता है, समझिएगा। मलेरिया पहले इसको काटेगा, काटने के बाद उसके मुंह में उसकी लार में एक प्लाज्मोडियम नाम से एक लार्वा अवस्था पाई जाती है, वो इसको हमारे खून के अंदर छोड़ता है। जब हमारे खून के अंदर छोड़ता है तो आगे आगे चलता जाता है और हम क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। उम्मीद करूंगा ये आपको पूरा ये प्लेटलेट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब रक्त समूह के बारे में और देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है, अगर पिता का ए है माता का बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। पिता का RH पॉजिटिव है, माता का RH नेगेटिव है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनके बारे में अब ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से समझा देता हूँ।
आज मैंने जो ब्लड ग्रुप बता दूंगा, अगर आपने आज समझ लिया ध्यानपूर्वक, तो लाइफ में कभी भी नहीं बोलोगे। इस तरीके से मैं ये इस ब्लड ग्रुप को आपके साथ समझाने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई। सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप कैसे बने हैं, ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम एक लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैसे की थी उस चीज पर भी मैं बात करूंगा आपके साथ में। तो ब्लड ग्रुप एक तरीके से ABO सिस्टम पर आधारित है, ABO सिस्टम पर आधारित है। ब्लड ग्रुप की खोज को इस तरीके से हुई थी कि उन्होंने ब्लड को लिया, ब्लड को देखा और ब्लड के ऊपर किस तरीके की संरचना पाई गई, संरचना आप बोले तो एक किस तरीके के एंटीजन पाई गई, उसके आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर दिया गया कि इसका A नाम देंगे, B देंगे, C देंगे, D देंगे। इस तरीके से इनका नामकरण किया गया था। अब समझ लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से बात करें तो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। इस तरीके से इनका मतलब क्या होता है, असली मतलब मैं अभी समझाने वाला हूं। इनका मतलब क्या होता है समझेगा। देखो ये ब्लड ग्रुप कैसे बने। सबसे पहले मान चलो ये कोई आरबीसी मिली, ये इस आरबीसी के ऊपर इस तरीके की कोई संरचना मिली तो उन्होंने नाम दे दिया इसको A। अगर ये आरबीसी है, इसके ऊपर एक टोपी के बाद 2 टोपी इस तरीके से मिलेगी तो उन्होंने इसको नाम दे दिया AB। और उन्होंने और आगे जाके देखा कि भाई क्या क्या हो रहा है, और इस तरीके से एक संरचना और थी इस तरीके से, इसको नाम दिया B। अब एक संरचना इस तरीके से देखी तो उस पर कुछ नहीं था, तो ब्लड ग्रुप के नामकरण कैसे हुआ? उन्होंने ब्लड के अंदर संरचना को देखा प्रोटीन के आधार पर। क्या प्रोटीन का नाम है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो जिस ब्लड के ऊपर ए, ध्यान सुनिएगा, इस तरह की संरचना वाला था तो उसको ए नाम दे दिया। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस तरह की संरचना मतलब ए एंटीजन, अगर इस तरह की संरचना आ गई तो बी एंटीजन, इस तरह की संरचना आ गई तो ए बी, और जिस पर कोई भी संरचना नहीं पाएगी उसे ओ ग्रुप नाम दे दिया गया है। 4 ग्रुप बन गए। अब प्लस और माइनस करेंगे तो टोटल हो जाते हैं 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, और उसके बाद में RH पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग हो जाते हैं। तो ये पूछेगा नहीं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्रुप एक्चुअली वो बनते कैसे थे। ये नामांकन आपको समझ में आया। अब जो ब्लड ग्रुप का नामकरण किया गया ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर? जो लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन की खोज की थी, जो कि रक्त में की थी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अब ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर ही निर्धारित किया गया कि इसका ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा या AB होगा या O होगा। आगे समझिएगा। जो हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए गए, इस आधार पर नाम दे दिया गया। ठीक है भाई, एक एंटीजन ए लिख लेते हैं और बी। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी जो डब्ल्यूबीसी की सतह, एंटीजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन एक तरीके एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है। एक एंटीजन 2 तरीके से होता है। एक तो शरीर में जैसे बाहरी रोगाणु होते हैं उनको भी एंटीजन बोल लेते हैं, जो बाहर से प्रवेश करते हैं उनको। और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी बोलते हैं। तो माँ के, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि माँ के दूध में कौन से प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? IgE टाइप के जो माँ के दूध में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। जो माँ का दूध होता है, छोटे बच्चे के लिए माँ दूध पिलाती है तो उसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, IgE पाई जाती है। और उसको पचाने के लिए मैंने पाचन तंत्र में बताया था कौन सी प्रोटीन काम में आती है, तो उसका नाम होता है कैसिन प्रोटीन, जो कि हमारे आमाशय स्टोमक वाले पार्ट में उसका पाचन करने का काम करती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है? 1932 की बात है, 1901 की समथिंग, तो पहले इसकी हो गई खोज। उसके बाद लगभग 1932 में रीसस नामक बंदर को देखा गया और उस पर ये रिसर्च की, तो उन्होंने उसमें पाया गया कि एक कैसा था, पॉजिटिव भी था, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो फैक्टर है इसकी भी खोज कर ली गई। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था लैंडस्टीनर को, और उसमें बीनर नामक वैज्ञानिक और जुड़ जाता है रिसर्च नामक वैज्ञानिक पर जब करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, वो आपको समझ आया। अब आते हैं इस चार्ट के ऊपर। ये चार्ट कैसे बनता है, क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप कैसे बना, इन सभी के बारे में, कौन ब्लड किसको दे सकता है, कौन किसका ब्लड ले सकता है, इन सभी पहलुओं पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, किसी का ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा उसके एंटीजन के आधार पर। जिस ब्लड के ऊपर जैसा एंटीजन होगा वही उसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी के ब्लड के ऊपर एंटीजन ए है, ध्यान सुनेंगे, एंटीजन ब्लड के ऊपर जैसे ये है, समझो इसके ऊपर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए।
एंटीजन ए प्रकार का है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, एंटीजन बी प्रकार का है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी, एंटीजन ए बी प्रकार का है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। जिस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया था उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ। समझ आया कि नहीं आया? दोबारा समझो, मैंने बताया ये कोई ब्लड है, इसके ऊपर इस साइड टोपी लगा दी, मान चलो ये एंटीजन ए प्रकार का है, तो जिस ब्लड पर ए प्रकार का एंटीजन होगा उस पर उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, जिस पर बी प्रकार का एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिस पर ए बी एंटीजन होंगे तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, जिस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ बोल सकते हैं या जीरो ब्लड ग्रुप भी उसको बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है, हम ध्यान से समझिएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब एक दूसरे की दुश्मनी रहती है। तो यहां पर यही देखना है, जब ध्यान सुनिएगा, किसी ब्लड में अगर एंटीजन ए उपस्थित है, ध्यान सुनेंगे, किसी ब्लड में अगर एंटीजन ए पहले से उपस्थित है तो उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बनेगी बी। कौन सी बनेगी? बी। अब ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। सपोज करिएगा कि आप हो और आपका कोई मित्र है, चाहने वाला है, तो आपका मित्र आपके घर आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप में और उसमें कुछ सिमिलरिटी है, आपकी और आपके दोस्त से कुछ मिलती जुलती है, तभी तो वो आपके घर पर आता है, तभी आता है। बिल्कुल, जब आपकी किसी से बनती है, जब आपके लिए अच्छे होते हैं, तभी तो कोई आपके पास आता है। बिल्कुल सही है, जब एक दूसरे की समानता होती है तो आएगा, अदरवाइज जैसे दुश्मनी है, दुश्मनी होगा तो वो मतलब हमारा विरोधी होगा, यही है। तो यही कॉन्सेप्ट याद रख लो कि दोस्त के पास दोस्त आ सकता है, दुश्मन के पास दोस्त नहीं जा सकता। समझ गए कि नहीं समझे? मेरा दोस्त है तो मेरे पास आ सकता है, लेकिन मेरा दुश्मन मेरे पास नहीं आ सकता। याद हो गया कि नहीं हुआ? नहीं आएगा। दोबारा, मैं हूं, मेरा कोई भी दोस्त है तो वो मेरे पास आ सकता है, लेकिन मैं मेरे दुश्मन के घर जाऊं, ये भाई कतई नहीं हो सकता। मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? मार खाना तो मार थोड़ी ना खानी है, ये समझ गए? तो इसी तरीके से होता है। देखो भाई, अगर ए एंटीजन है, किसी का ए एंटीजन है, तो इसका जो एंटीबॉडी होगा कौन होगा? बी होगा, अपोजिट हो गया। अब ये देगा किसको? देगा मतलब ए वाला मैं जाऊंगा किसके पास? मैं जाऊंगा मेरे दोस्त के पास। दोस्त के पास मतलब मेरी जैसे शकल सूरत वाला होगा उसी के पास जाऊंगा, ना कि मैं मेरे दुश्मन के पास जाऊंगा। तो ध्यान देखो, तो ए किसी में एंटीजन है तो वो ए वाले को ब्लड दे देगा। ए वाले को देगा नहीं देगा? सेम दोस्त को देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल दे देगा सर, ए वाले को दे देगा। और किसको देगा? और ए बी वाले को दे देगा। मतलब एक वो जो मेरा मित्र है और एक दूसरे का मित्र है, लेकिन जो दोनों का मित्र है वो तो भाई दोनों को प्यार देगा कि नहीं देगा? देगा भाई, ठीक है। तो जिसके दो मित्र हैं वो दोनों को मित्रों को प्यार देगा उतना ही, और अदरवाइज एक है तो फिर वो हट जाएगा। दोबारा समझो, किसी का एक बार समझ लो, पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप पर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा बनेगा? बी बोलेगा। देगा किसको? ए देगा ए वाले को, मतलब ए की दोस्ती ए से है तो ए को दे देगा। देखो सेम देख लियो, ए से ए वाला ए को भी दे देगा, और ए बी में ए ऑलरेडी है या नहीं है सर, तो ए वाला ए को भी दे देगा और ए वाला बी को भी दे देगा। अब इसमें एंटीबॉडी क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भाई ए तो है ही ऑलरेडी और ए बी, तो ये ए ने इसको कवर कर लिया इस तरीके से। अब ए वाला किसका लेगा? तो ए वाले का दोस्त केवल ए रहेगा, मतलब सेम टू सेम। तो ए वाले के पास केवल ए आ सकता है और ओ आ सकता है, क्योंकि ओ में तो कुछ है ही नहीं, ओ का तो कोई घर बार है नहीं, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ओ तो किसी के पास भी चिपक सकता है, तो ओ से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। ये समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए भाई। आ गया होगा उम्मीद करता हूं। इसी तरीके से किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो एंटीजन बी होगा तभी ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन ए बनेगा। एंटीजन कौन सा बनेगा? ए बनेगा। तो मैंने क्या बताया, अब देगा किसको? सेम वाले को देगा। अब बी वाला बी वाले को दे देगा कि नहीं देगा? देगा, बिल्कुल सर, बी वाला। और किसको देगा? बी वाले का मित्र जो ए बी है, ये दोनों का है, ए का भी है बी का भी है, तो बी वाला बी के पास जा सकता है, ए से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ए बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, लेकिन बी वाला लेगा किसका? बी वाला केवल और केवल बी को लेगा, केवल और केवल बी को लेगा और ओ वाले को ले लेगा, क्योंकि इसका तो रड़वा है, इसका कुछ ठिकाना नहीं है, ये किसी के साथ चिपक जाता है, बैठ जाता है। ओ में क्यों है भाई ऐसा? ये नल्ला है एक तरीके से, ये कहीं भी बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है। समझ में आ गया होगा, तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ। ओ कहीं किसी के साथ भी चिपक जाता है। अब मैं अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन से होंगे? ए और बी एंटीजन होंगे दोनों। अगर ए और बी एंटीजन है, मान चलो मैं हूं, दो व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों मेरे मित्र हैं, तो वो दुश्मनी करेंगे मुझसे? नहीं करेंगे भाई, मैं जाऊंगा तो बड़े प्यार से बोलेंगे। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस पर कोई एंटीजन नहीं होता। ए बी है तो उस पर कोई एंटीजन नहीं होता, मतलब उस पर एंटीजन ए बी होता है, लेकिन उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। तो यहाँ पर एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया जीरो।
तो पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, तो आपको बताना होगा ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? देखो ए वाला जो ए बी है, तो ए बी का दोनों के दोनों इसमें उपस्थित होते हैं, इसलिए कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि ए बी वाला ए बी के एक ही भी पास जा सकता है, बी के भी पास जा सकता है। इसमें विरोध में एंटीबॉडी बनती है, ए के विरोध में बी बनती है, बी के विरोध में ए बनती है, इस तरीके से बनती है। तो इसके दोनों मित्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताना होगा कि किस में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ए बी वाला किसका एक्सेप्ट करेगा, ए बी वाला किसका एक्सेप्ट करेगा, तो ए बी वाला किसका ले लेगा, तो ए बी वाले के पास, मान लो ए बी वाले के पास ए आएगा। देखो ए बी के पास ऑलरेडी ए और बी है कि नहीं, तो ए बी वाले के पास ए आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। सर बी वाले के पास बी जा सकता है कि नहीं जा सकता? सर बी भी जा सकता है। और ये नल्ला ओ ये भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो ए बी के पास सभी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जा सकते हैं, मतलब ए बी सभी को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि देखो ये इसका भी मित्र है, ये इसका भी मित्र है, इसका भी मित्र है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता, बार बार पूछा गया हजारों बार, कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो जो क्या होता है, ग्राही होता है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, तो सर्वग्राही बोलेंगे तो होगा ए बी कौन होता है? सर्वग्राही। क्या बोलते हैं इसको? सर्वग्राही। ए बी ब्लड ग्रुप को कैसा होता है? ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसके बाद ए जा सकता है, बी जा सकता है और ओ नल्ला जा सकता है, इसलिए ए हुआ सर्वग्राही। ओ वाले की बात करेंगे तो ओ वाले पर कोई एंटीजन नहीं होता है। ओ तो हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए जीरो एंटीजन या ओ एंटीजन बोल दिया। अब एंटीबॉडी तो इसके पर दोनों बनेगी, ये किसी के पास जाएगा तो एंटीबॉडी तो ए भी बनेगी, दो भी बनेगी, ए भी बनेगी और दो भी बनेगी। लेकिन अगर ये किसी को देता है, क्या अगर इसकी, देखो इसकी कितनी गंदी आदत है, देखो ये सभी के पास जा सकता है बेचारा, ये ए हो बी हो सभी के पास जा सकता है, जाने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसकी गंदी बात क्या है कि अगर ये किसी से लेना चाहता है कि भाई आ जाओ दे दो मुझे, तो ये सिर्फ एक इसका ओ का मित्र ओ से ही होता है। किसी का ब्लड ग्रुप जीरो है तो वह केवल जीरो या ओ ब्लड ग्रुप को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी का ए या बी का नहीं करेगा, क्योंकि ए और बी का करेगा। जैसे ही ए वाले का ब्लड अगर ध्यान सुनिएगा, जैसे ओ ब्लड ग्रुप है किसी का, उसमें अगर बी वाले का चढ़ाएंगे तो एंटीबॉडी ए बन जाएगा ऑटोमेटिक, अगर ए बी वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो भी एंटीबॉडी दोनों ए बी बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ए और बी जो ब्लड ग्रुप, जो ओ ब्लड ग्रुप है, मैं दोबारा क्या बोल देता हूं, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो हमेशा के लिए क्या करता है, केवल और केवल ओ का ही लेता है, बल्कि और किसी का ओ नहीं लेता है। लेकिन ओ जा सकता है सभी के पास। क्यों जा सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन इस नहीं होने के कारण सभी के पास जा सकता है। तो इसको बोलते हैं सर्वदाता, सर्वदाता, दाता बोले या इसको यूनिवर्सल डोनर बोल देते हैं, यूनिवर्सल डोनर, राइट। समझ में उम्मीद करूंगा ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब क्या बात करते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव को ही देगा, RH नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे देगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव को ले ही लेगा। ध्यान से, इंपॉर्टेंट ये है, बस ये इंपॉर्टेंट है। RH अगर किसी का पॉजिटिव, RH नेगेटिव है, RH अगर किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो केवल और केवल RH नेगेटिव का ही लेगा, ना कि पॉजिटिव का नहीं लेगा। अगर कोई ऑलरेडी गुस्सा बैठा है तो उसके पास ऐसा शांति वाला नहीं है, गुस्से वाला आदमी से कम चलेगा, ऐसे समझ लो कुछ भी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, RH नेगेटिव वाला नेगेटिव को देगा, ऐसे AB नेगेटिव वाला केवल AB नेगेटिव को देगा। ये पूरी जो चर्चा थी वो समाप्त हो चुकी है और समझ में, उम्मीद करूंगा पूरा का पूरा ये समझ में आ गया। AB क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और ओ क्या होता है, या जीरो बोले तो ये होता है सर्वदाता, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और ए भी सर्वग्राही इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनते, ना तो ए के प्रति एंटीबॉडी बनाता है ना ही बी के प्रति एंटीबॉडी बनाता है। ये आपको इधर क्लियर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूंगा ये पूरा समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है कि अगर RH पॉजिटिव की शादी RH नेगेटिव वाले से हो जाती है तो पहला जो बच्चा होता है उनका, तो पहला बच्चा होता है वो क्या होता है, नॉर्मल पैदा हो जाता है, जन्म ले जाता है, जिंदा रह जाता है। अब इसमें दुश्मनी होती है, एक के खिलाफ बी वाली ने क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, बी के खिलाफ ए वाली एंटीबॉडी बन जाती है। ये रहता है, जैसे देखो यहाँ समझो, ये है RH पॉजिटिव, मान चलो कोई
पिता है, ठीक है। ये कौन है, RH नेगेटिव, RH प्लस पॉजिटिव कौन है, कोई महिला है। RH पॉजिटिव तो कौन है, RH पॉजिटिव कोई महिला है और RH नेगेटिव कोई पुरुष है। इस तरीके समझ लो आप। जब ये इनसे जो पहला बच्चा पैदा होने वाला है, जब यहाँ पे इसका निषेचन होगा तो जो एम्ब्रियो बन के तैयार होगा, तो जहाँ पर देखिएगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ तो केवल नेगेटिव आ सकता, ना पॉजिटिव आ सकता। यहाँ पे मैंने बता दिया नेगेटिव के साथ नेगेटिव आता तो बच्चा नेगेटिव हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के खिलाफ यहाँ पर नेगेटिव एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी। एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी तो जो आने वाला बच्चा है उसके पूरे शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगी, तो उसके शरीर में एक तरीके से फैल जाएंगी तो उसके शरीर को डिस्ट्रॉय कर देंगी बच्चे को। तो पहले बच्चे को तो ये कहते हैं पहचान नहीं हो पाती है कि एंटीबॉडीज किसके खिलाफ है किसके खिलाफ नहीं है। जब सेकंड बच्चा प्रिपेयर होता है तो उस कंडीशन में एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं और दूसरा बच्चा या तो गर्भ में ही मर जाता है या फिर जन्म के तुरंत बाद वो क्या मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इरिथ्रोब्लास्टिक ये फोर्टेलिस बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोब्लास्टिक फोर्टेलिस बोल देते हैं, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस भी बोलते हैं, कभी कभी इरिथ्रोब्लास्टोसिस भी बोलते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पर टॉपिक फिनिश। उम्मीद करूंगा पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जो भी समझाने की कोशिश की है समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल को और इंस्टा को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। RGD क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम है, वहाँ पर कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कैसी भी कोई भी शंका रही हो दिमाग में, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पूरा प्रयास किया है कि कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी हो, पूरा टॉपिक आपको क्लियर करा दिया। ये लगभग 1 घंटे का वीडियो बना होगा मुश्किल से, और यही टॉपिक अगर ऑफलाइन में कराते तो ये 2 से 3 घंटे का टॉपिक होता, क्योंकि डीपली चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये सभी अच्छा लगा होगा। तो जितनी भी क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, सभी क्लासेस को देखें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट वगैरह करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। सपोर्ट बना रखिएगा। जिस भी भाई बंधु ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कृपया सपोर्ट बनाए रखिएगा भाई, ठीक है। चलो धन्यवाद।